अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर का सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो की तरतीब क्या होगी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोएट को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि उसकी नेचर समझ में आए, तो उसका काम भी हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगी एंड फिर इसके थीम्स देखेंगे एंड लास्टली हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे इस पोएम में यूज़ होने वाले। सो आइए स्टार्ट लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was born in 1770 in Cockermouth, Cumberland, Lake District, England. Dear viewers, he has been blessed with so many titles. उसको बहुत सारे टाइटल्स के साथ भी नवाजा गया है, जैसे कि he is known as father of nature, child of nature, high priest of nature, इवन वर्शिपर ऑफ नेचर। ये इतने टाइटल इसको क्यों दिए गए? ये लेक डिस्ट्रिक्ट में जिसमें पैदा हुआ वो ब्यूटीफुल रीजन था, कंप्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट था वहाँ पे, जहाँ पे ये फलता फूलता है और ग्रो करता है, जिसकी वजह से इसकी ऑब्सेशन हो जाती है, एक बड़ा लगाव हो जाता है स्ट्रॉन्ग नेचर के साथ, और इसकी तमाम वर्क्स में नेचर की डिपिक्शन हाईली पाई जाती है। सो इसके मेजर वर्क्स डियर व्यूअर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रील्यूड इसकी लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है, एपिक पोएम भी कहा जाता है, और इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसने अपने बारे में अपने चाइल्डहुड से लेकर अपने यूथ टाइम पीरियड तक सारी की सारी डिस्कशन की है कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं। फिर इसके बाद लिरिकल बैलेड्स इसके पब्लिश हुए हैं इन 1798, जो कि एक कोलाबोरेटिव वर्क है, एस.टी. कोलरिज और इसने मिलके लिखे थे। 23 पोएम्स थी, उसमें से 4 पोएम्स एस.टी. कोलरिज ने लिखी और 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इसकी पब्लिकेशन के बाद रोमांटिक एज का स्टार्ट होता है, और ये लिरिकल बैलेड्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं न्यू क्लासिकल एज को कन्वर्ट करने में इनटू रोमांटिक एज। सो डियर व्यूअर्स, इसके 5 पोएम्स और भी थे जिनको कहते हैं लूसी पोएम्स। ही हैड रिटन दीज पोएम्स इन द कमेमोरेशन ऑफ हिज इलेजिटिमेट डॉटर इन फ्रांस नेम्ड एज कैरोलिन, और उसका एक आइकॉनिक वर्क भी है जो कि तमाम टेक्स्ट बुक्स में भी जो है पढ़ाया जाता है, द डैफोडिल्स, मास्टरपीस वर्क है डियर व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स, अब स्टार्ट लेते हैं इस पोएम का। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये टाइटल खुद में एक मेटाफोरिकली यूज हुआ है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि दुनिया हम में बहुत ज़्यादा समा गई है, हम दुनिया में मगन हो चुके हैं, हमें नेचर दिखाई नहीं देती। सो डियर व्यूअर्स, इसकी पहली लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। हमें दुनिया समा गई है, या हम दुनिया में इतना खो गए, मगन हो गए, इतनी ऑब्सेशन हो गई है मटेरियलिज्म के साथ कि हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. Dear viewers, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इशारा कर रहा है कि नेचर में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम नेचर को completely इग्नोर कर चुके हैं। Little we see in nature that is ours. हमें नेचर में अपनायत नज़र नहीं आती, हमें अपनापन नज़र नहीं आता, हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं रही नेचर में। Getting and spending, we lay waste our powers. हम एक ऐसी विशियस साइकिल में फंस चुके हैं, एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अर्निंग और स्पेंडिंग, अर्निंग एंड स्पेंडिंग एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में, इसी में फंस चुके हैं। इंडस्ट्रियलिज्म हमारे ऊपर हावी हो चुकी है और हम इसी मटेरियलिज्म के अंदर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, a sordid boon. A sordid boon dear viewers, यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। sordid कहते हैं कोई इमोरल, कोई डर्टी चीज़, एंड boon कहते हैं किसी गेन को, गिफ्ट को या अचीवमेंट को। तो कहता है हमने अपने दिल, अपना रूह, अपनी स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअलिटी जो है बेच दी है, हमने अपनी इंटरेस्ट या हमने अपना दिल एक ऐसी चीज़ में लगा दिया जो कि डर्टी अचीवमेंट है। मतलब अगेन पैसे की तरफ इशारा है, इंडस्ट्रियलिज्म और मटेरियलिज्म की तरफ इशारा है कि हमने इन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए अपने इमोशंस बेच दिए हैं। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. Dear viewers, इन 3 लाइन्स में पोइट इंडिकेट कर रहा है नेचर की ब्यूटी को, उसको डिपिक्ट कर रहा है कि देखो समंदर ने अपनी छाती खोल के चांद को वेलकम किया हुआ है, इनवाइट कर रहा है। विंड्स शाउट कर रहे हैं, हाउलिंग कर रहे हैं जानवरों की तरह या किसी जानदार चीज़ की तरह, और स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह विंड चल रही है, और इनकी ब्यूटी को इस तरह डिपिक्ट कर रहा है कि देखो इन तमाम चीज़ों को, इनमें कितनी ब्यूटी है, कितनी लाइवलीनेस है, कितनी जिंदगी है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता,
हम इन तमाम चीज़ों के लिए, नेचर की खूबसूरती के लिए, इन तमाम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारी ज़ुबान पे कोई तारीफ़ी अल्फाज ही नहीं है। हम इनको अप्रिसिएट नहीं करते, इसकी ब्यूटी को हम प्रेज़ नहीं करते। हम लोग कम्प्लीटली अनइमोशनल एंड इनडिफरेंट बन चुके हैं। नेचर के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, हालांकि हम खुद नेचर का हिस्सा भी हैं। So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn. तब जाके मुझे शायद ये फुर्सत मिले, ये चांस मिले कि आज के हुजूम में भी मैं खुद को अकेला फील करता हूँ, लेकिन इस अकेलेपन में भी, जो कि एक ओपन फील्ड, खुशगवार फील्ड में मैं अकेला खड़ा रहूँगा लेकिन नेचर से कम्प्लीटली सराउंडेड होऊंगा, तब जाके मैं अकेला खुद को फील नहीं करूँगा। वो मेरे लिए बेहतर है आज की क्राउड से, आज के इन ज़ुम्बी लोगों से। Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. तो फिर ये यहाँ पे इमेजिन करता है कि मैं उस प्लेजेंट लीप में ठहर के, एक ओपन फील्ड में ठहर के मैं प्रोटियस को देखूंगा कि वो समंदर से निकलेगा, या फिर जो ट्राइटन था वो हॉर्न बजाएगा, उनको देखूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। यहाँ पे ये ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ गया है डियर व्यूअर्स। प्रोटियस ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ सी कंसीडर किया जाता है, और ट्राइटन जो कि सूर फूंकने वाला, हॉर्न फूंकने वाला एक गॉड कंसीडर किया जाता है। इसी तरह पोसाइडन भी ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ सी रहा है। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे वो नेचर में ऑब्सेस्ड होने की कोशिश कर रहा है और नेचर को प्रेज करने की कोशिश कर रहा है। और पोइट कहता है कि हमारा असल जो पीस ऑफ माइंड है, जो हमारी अपनी इनर यूनिवर्स है, वो नेचर के साथ बहुत क्लोज है। हम नेचर से ही जुड़े हुए इंसान हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिज्म और मटेरियलिस्टिक जो एक भागदौड़ है, एक रेस है, इसने इंसान को नेचर से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करके मटेरियलिज्म की तरफ धकेल दिया है। और इंसान मटेरियलिज्म में इतना ऑब्सेस हो चुका है कि वो अपने पीस ऑफ माइंड को भी प्रेफर नहीं करता और नेचर की ब्यूटी की तारीफ भी नहीं करता, और ख़ुद को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा, सिर्फ जिस्मानी नीड्स को पूरा करने की कोशिशें कर रहा है। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गई इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेजर थीम्स को। हमारे पास इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड टॉप थीम जो है वो है हमारे पास मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर। पूरे के पूरे सोनेट में पोइट ने मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है और नेचर को अप्रिशिएट किया है, उसकी तारीफ़ की है। और उन इंसानों को, आज के मॉडर्न इंसान को जो कि इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे या इंक्लाइंड थे, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है कि ये इंसान मटेरियलिज्म में इतने मगन हो चुके हैं कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इन्होंने सबसाइड करके मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट की तरफ एक रेस लगा दिए, दौड़ लगा दिए। दूसरा हमारे पास थीम है लॉस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, और हमने स्पिरिचुअल कनेक्शन जो कि नेचर के साथ होना चाहिए था वो भी हम खो चुके हैं, और हम मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। तीसरा है हमारे पास नॉस्टैल्जिया फॉर अ सिंपलर टाइम। यहाँ पे पोइट इस सोनेट में अपने पैगन होने को प्रेफर करता है कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में होता जहाँ पे कम्प्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट होता, लाइफ बहुत स्लो होती, फास्ट लाइफ को वो लव नहीं करता। ये पास्ट की ऑब्सेशन को नॉस्टैल्जिया कहते हैं, और इस वजह से यहाँ पे नॉस्टैल्जिया भी इस पोएम का, इस सोनेट का थीम बन रहा है कि वो इस मॉडर्न टाइम को, प्रेजेंट को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता, पास्ट सिविलाइजेशंस को, पास्ट इन्वायरमेंट्स को और चाइल्डहुड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, या एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो जो कि नेचर के साथ ज्यादा कनेक्टेड थे। सो इस पास्ट की ऑब्सेशन को नॉस्टैल्जिया कहते हैं डियर व्यूअर्स। वो चाहता था कि मैं एक सिंपल लाइफ गुजारूं, फास्ट लाइफ उसको पसंद नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड, अपडेटेड, एडवांस्ड या हाईली मशीन लाइक लाइफ उसको पसंद नहीं थी। और लास्ट हमारे पास थी में एलियनेशन एंड कंजम्पशन। डियर व्यूअर्स, हम नेचर से कम्प्लीटली एलियनेटेड हो चुके हैं। इस सोनेट में बार बार पोइट यही शिकायत कर रहा है, और हम कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा जो है हमारा टिल्ट है, हमारा इंक्लाइनेशन है कि हम बहुत ज़्यादा अर्निंग एंड स्पेंडिंग में लग चुके हैं, और हम खाने पीने में और बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को और अपनी लग्जूरियस लाइफ की तरफ हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दी है और अपनी इनर यूनिवर्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। सो ये हो गए इसके थीम्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस को। सो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है एल्यूजन, मतलब हिस्टोरिकल जगहों का या हिस्टोरिकल लोगों का यूज़ करना या उनको एज अ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना अपने वर्क में, ये एल्यूजन कहलाता है। इसने प्रोटियस और ट्राइटन का जो यहाँ पे रेफरेंस यूज़ किया है, ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा हैं, तो ये एल्यूजन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन, द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, समंदर अपना सीना, अपनी छाती खोल के
चांद को वेलकम कर रहा है, मतलब ये इंसानी फीचर है जो कि उसने समंदर को दिया है डियर व्यूअर्स। छाती का होना, वेलकम करना, ये इंसान का फीचर है, इंसान की क्वालिटी है जो कि इसने समंदर को जो है यहाँ पे उसको दे दी, तो इसे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल। सो तीसरा हमारे पास है डियर व्यूअर्स वोल्टा। वोल्टा कहते हैं शिफ्ट को। हर सोनेट में ऑक्टेव होता है, 8 लाइन का स्टेंजा पहला, जिसमें पोइट अपनी शिकायतें कर रहा होता है, कंप्लेन कर रहा होता है। फिर लास्ट वाली 6 लाइन्स में, जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, उसमें फिर उसकी थॉट में शिफ्ट आ जाती है कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि मैं पैगन बन जाऊं, फिर जाके मैं इस नेचर के साथ जो है, जिसके साथ डिसकनेक्टेड हूँ, उसके साथ मज़ीद कनेक्टेड हो जाऊँगा। तो डियर व्यूअर्स, इस शिफ्ट को, इस ड्रिफ्ट को हम कहते हैं वोल्टा। चौथा हमारे पास है ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल। ऑक्सीमोरोन 2 कंट्रास्टिंग पॉइंट को साथ मिला के लिखना। सॉर्डेड बून, बून कहते हैं गिफ्ट को, अच्छी चीज़ को, और सॉर्डेड कहते हैं डर्टी एंड इमोरल को। सो यहाँ पे सॉर्डेड बून का जो एक साथ इस्तेमाल हुआ है, इस फ्रेज को हम ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज भी कहेंगे डियर व्यूअर्स। और फिर हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, sometimes at the beginning of word, sometimes in the midst and sometimes at the end। जैसे कि sea that bears her bosom to the moon, sea में सा साउंड at the beginning, bears में सा साउंड at the end, and bosom में जो है हमारे पास सा साउंड in the midst of this word। So repetition of consonant सा sound, but sometimes at the beginning of a word, sometimes at the end and sometimes in the midst। So this is what we call कॉन्सोनेंस। सो डियर व्यूअर्स, इस सोनेट में कॉन्सोनेंस जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और अगला है हमारे पास अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ डियर व्यूअर्स एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, जैसे कि इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पेगन। तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है गॉड के साथ। इसको हम कहते हैं, जब आप एक्सक्लेम करते हो, डायरेक्ट किसी के साथ एड्रेस करते हो किसी पोएम में या किसी पोएटिक वर्क में, उसे कहते हैं अपोस्ट्रोफ। सो ये है अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है। और लास्ट है हमारे पास मेटाफर। डियर व्यूअर्स, इस सोनेट का जो टाइटल है वो खुद में एक मेटाफर है। वो मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है कि मॉडर्न मैन के अंदर दुनिया समा गई है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, हमारे अंदर दुनिया समा गई है। तो ये दुनिया जो कि इंसानों में समा गई है, मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, और इस टाइटल को उसने मेटाफोरिकली यूज़ करके मटेरियलिज्म और ऑब्सेशन विद द वर्ल्डी अचीवमेंट की तरफ इशारा दिया है डियर व्यूअर्स। सो ये थी हमारी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।